द यूज ऑफ द। देखिए जैसा कि मैंने पहली क्लास में चर्चा की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए और एन को क्या कहता है, इंडेफिनेट, और द को क्या कहते हैं, डेफिनेट। अभी हम स्टार्टिंग में आपको दो रूल बताएंगे, दो रूल मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। उसके बाद नॉर्मली थोड़ा बहुत आप ही जानते होंगे कि यूनिक थिंग के साथ द लगता है, ताजमहल के साथ द लगता है, इतना लोग जानते ही होंगे। लेकिन आपको आज डीप पढ़ना है, आखिरी बार द पढ़ना है, इसके बाद द कभी पढ़ना नहीं है। आखिरी बार मतलब नहीं कि मतलब आप कहीं जा रहे हैं अंतिम यात्रा पे, मेरा कहने का मतलब कि आखिरी बार की मतलब द आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा ये हार्ड होगा, वो द यूज नहीं होगा, नॉर्मली जो आप पढ़ेंगे वो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला लिखिए द का यूज, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, it is used in a particular situation, in a particular situation और स्पेसिफिक कंडीशन, और स्पेसिफिक कंडीशन। मैं दोनों बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए तो बेटर है। हाँ, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने का आप प्रयास कीजिए। और स्पेसिफिक कंडीशन, नॉर्मली द कहीं आता ही नहीं है। अब ध्यान से सुन लेना, पहला रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से द का यूज सीख जाओगे, बाकी तो पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली द इज नॉट यूज, द का यूज नॉर्मली कभी किया ही नहीं जाता है। द जब भी किसी नाउन के पहले आप यूज करोगे या किसी इंग्लिश वर्ड के पहले यूज करोगे तो समझ जाना कि वो क्या बना रहा है, पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। पार्टिकुलर सिचुएशन मतलब क्या, किसी खास स्थिति, समझ कि नहीं, खास कंडीशन बना रहा है, वो किसी मतलब एक पार्टिकुलर मोड में है, वहीं पे द का यूज किया जाता है। नॉर्मली द का यूज नहीं करना। ऐसे देखिए, यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल, यह लड़की है तो है, इस लड़की से कुछ पता चल रहा है, कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन बन रहा है, नहीं। नॉर्मली आप बात करिए, यह लड़की है, वह लड़का है, यह घर है, तो आप अगर यहां द करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं यह वही लड़की है जो मेरी क्लास में पढ़ती है, अब तो पार्टिकुलर सिचुएशन बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माय क्लास। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, द का नॉर्मली यूज ही नहीं करना। यह लड़की है तो है, इसकी कोई स्पेशलिटी तो नहीं है, कोई खास कंडीशन तो नहीं बता रहा है। जैसे ही कोई खास होगा जिसको आप ध्यान खींचेंगे, उसकी आप पार्टिकुलर मोड में ले जाएंगे, कुछ उसकी विशेषता बतलाने की कोशिश करेंगे। पूरा माथा फिट कर रहे हैं कि नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप ये समझ गए तो पूरा द का यूज समझ गए, खाली उसको ऑपरेट करना है, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है। तो द का यूज तब करेंगे जब वो खास हो। तो आप किस लड़की की बात कर रहे हैं, जो आपके क्लास में पढ़ती है। तो यहां पर अगर आप अ गर्ल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहां क्या आएगा, द गर्ल। क्लियर है। दैट इज अ मैन, वह आदमी है, या वह एक आदमी है। इससे कुछ पता चल रहा है कि वो आदमी है तो है, इससे कुछ खास बात तो नहीं चल रही, वो आदमी है। सब आदमी होते हैं, सब महिलाएं होती है, सब पुरुष होते हैं, लेकिन वो आदमी जो वहां खड़ा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, वो आदमी जो वहां खड़ा है। तो पार्टिकुलर सिचुएशन बन रहा है, तो क्या कहोगे, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, साथ में लिखते भी जाना, इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड लिख लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर। द का नाम है, द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट दैट इज श्योर इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में निश्चित है उसे क्या कहते हैं, द उसके साथ यूज क्या करना है, आपको पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा। नॉर्मली द का यूज ही नहीं करना है। क्लियर है, कंप्लीट। किसान गरीब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं, किसान गरीब होते, कोई नहीं आप लिख लो 2-4 सेकंड फटाफट, लेकिन लिखो समझ के, साथ ही लिखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ाओ ना, ठीक है। किसान गरीब होते हैं, तो फार्मर्स आर पुअर,
फार्मर्स आर पुअर, किसान गरीब होते हैं। तो किसान गरीब होते तो है, लेकिन आप बता रहे हैं कहाँ के किसान गरीब होते हैं? इससे पता चल रहा है कि किस देश के किसान की बात कर रहे हैं आप? नहीं ना। लेकिन अब मैं कहता हूं भारत के किसान गरीब होते हैं। ध्यान से सुनना समझना, ठीक है? भारत के किसान गरीब होते हैं। तो आप बोल सकते हैं द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर। भारत के किसान। अब द फार्मर्स ऑफ इंडिया को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द इंडियन फार्मर्स, द इंडियन फार्मर्स, लेकिन द आएगा ही आएगा। कहां किसान गरीब होते हैं? भारत किसान गरीब होते हैं। आपने पार्टिकुलर सिचुएशन बता दिया। पाकिस्तान के किसान गरीब होते हैं। जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां खूबसूरत होती है, कुछ पता चल रहा है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। लड़कियां खूबसूरत होती हैं तो है, लेकिन आप किस लड़कियों की बात कर रहे हैं? अब मैं बोल रहा हूं फ्रांस की लड़कियां खूबसूरत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो नेचर के लिए जाना जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। रशियन रशियन नहीं, हाँ रशियन में भी है, कैटेगरी है, टॉप 5 में है, लेकिन सबसे ज्यादा सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फ्रांस को। नहीं नहीं, भारत की भी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है। साउथ इंडिया में आप चले जाइए तो साउथ इंडियन जो गर्ल्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। वहां की वाइन और वहां की लड़कियां बहुत फेमस है। सोच रहे हैं फ्रांस में क्यों नहीं पैदा हुए ठीक है, फेमस है। तो मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, तो लड़कियां सुंदर होती है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब आप कह रहे हैं कि फ्रांस की लड़कियां सुंदर होती है, तो बोलना पड़ेगा द गर्ल्स ऑफ फ्रांस आर ब्यूटीफुल। पार्टिकुलर फीचर जैसे बनाएगा तो कोई दिक्कत, ठीक है? उसने एक साड़ी खरीदी, सी बाउट, CBAUGST, सी बाउट अ साड़ी खरीद, सिल्क साड़ी ले लेते हैं, सिल्क साड़ी, SAREE, इसकी इंग्लिश साड़ी की साड़ी होती है, ठीक है? सी बाउट अ सिल्क साड़ी, उसने एक साड़ी खरीदी। तो कोई इसमें जो है साड़ी खरीदी तो खरीदी, अब उस साड़ी की पार्टिकुलर मोड तो नहीं बन रहा है, ठीक है? वो साड़ी बहुत महंगी थी, तब क्या हो जाएगा? सेंटेंस कंबाइन कर रहा हूं, वो साड़ी, तो द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली। अब देखो यहां पे उसने एक साड़ी खरीदी, पहले सेंटेंस में साड़ी जो है वो नॉर्मल मोड में है, उसने एक साड़ी खरीदी तो खरीदी, इसमें पता नहीं चल रहा है। अब वो साड़ी महंगी थी, कौन सी? जो उसने खरीदी। तो अब इस कंडीशन में साड़ी यहां क्या बता रहा है? पार्टिकुलर सिचुएशन बता रहा है। तो अगर आप यहां पे ऑ करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे ही सेंटेंस कंबाइन करके दिया रहता है, आपको पकड़ना पड़ेगा। एक में पार्टिकुलर मोड नहीं बनाएगा, एक में पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा। जैसे ही स्पेशल मोड में आएगा कोई वर्ड, आंख मूंद करके उसके पहले क्या लगा देना, आपको द लगा देना है। आई बात समझ में? पहला रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक सेंटेंस आप और लिखो, एक सेंटेंस आप और लिखिए, एक पैसेज टाइप बताता हूं, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम, वंस मैं भी लिखूं, वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज है, एक जमाने में एक फ्रेज है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। मैं आपको पैसेज टाइप बता देता हूं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, किसी जमाने में एक राजा रहता था, कहानी नहीं होती है, ठीक है? वह राजा बहुत दयालु था। अ किंग वाज वेरी काइंड, वह राजा बहुत दयालु था। आपने वह राजा बहुत दयालु था, कौन सा राजा? जो एक जमाने में रहता था। यहाँ पे आपने अ किया ना, तो क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ क्या आएगा? द आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ द किंग कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी जमाने में एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है? वह राजा बहुत दयालु था, तो द किंग वाज वेरी काइंड। आगे लिखिए, 2-3 लाइन लिख लीजिए ना, पैसेज टाइप रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा ना। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, वन डे ही मेट, MET, मीट का सेकेंड फॉर्म, ही मेट एन ओल्ड मैन।
एक दिन वो वृद्ध व्यक्ति से मिला, बूढ़े व्यक्ति से मिला। इस कंडीशन में बूढ़ा व्यक्ति क्या है, नॉर्मल है। एक दिन वो किसी बूढ़े व्यक्ति से मिला, तो वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अगर यहाँ द ओल्ड मैन कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वह बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन ऐसे ही रहता है मेरे बच्चों, ध्यान से देख लेना। इंग्लिश इज नॉट अ जोक, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश काफी हैवी होती है। हाँ, बात समझ गए, इससे आसान कोई फैकल्टी नहीं है। 5-5 सेकंड में आप उस सेंटेंस को ढूंढते चले जाएंगे। कितना समय लग रहा है आपको, 5 सेकंड लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन रूल को फॉलो करना है, इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि एक चीज हो तब ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एन ओल्ड मैन वाज वेरी हंग्री, बहुत खींच सकते हैं इसको, इतना खींचना हो। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत भूखा था। अब कौन सा बूढ़ा व्यक्ति, वह बूढ़ा व्यक्ति। लगता है कि यहाँ एन आएगा, लेकिन नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा। सिस्टम से पढ़ोगे तब पता चलेगा कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा और कहाँ द आएगा। आई बात समझ में। तो आज के बाद आपका पहला रूल क्लियर है, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। नॉर्मली द का यूज ही नहीं किया जाता है। द जब भी आएगा तो स्पेशल कंडीशन में रहेगा, जो वर्ड उसके पहले आपको द लगा देना है। अब सेकेंड रूल, दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल लिखिए, सेकेंड रूल लिखिएगा, बाय एडिंग, बी वाई बाय एडिंग, ADDING, बाय एडिंग द बिफोर एन एडजेक्टिव, बाय एडिंग द, THE द। नॉर्मली द को द ही पढ़ना, ध्यान रखना। एक मिनट जो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, ये क्लियर है ना। एक बड़ा प्रश्न रहता है कि द को द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। तो नॉर्मली आप द को द ही पढ़ना जब भी ये सिंगल में हो। और इंग्लिश का ऐसा वर्ड, इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो, तो वहां पे क्या पढ़ोगे, द ही पढ़ना। इंग्लिश का फर्स्ट लेटर अगर कंसोनेंट हो तो क्या पढ़ना आपको, द ही पढ़ना है। लेकिन अगर इंग्लिश का फर्स्ट लेटर, कोई भी इंग्लिश वर्ड है और उसका फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो तो क्या पढ़ोगे, वहां पे दी पढ़ोगे। ये अंतर है। और जब भी सिंगल होगा तो उसको द ही पढ़ना। ये कॉमन रूल बता दिया हूं। लेकिन एक रूल और होता है, किसी नाम को अगर आप तारीफ कर रहे हो तब तो फिर वॉवेल और कंसोनेंट फर्स्ट लेटर क्या नहीं देखा है, तो तब हमेशा क्या पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है। जैसे दी अशोका ग्रेट, अशोका दी ग्रेट, अशोका द ग्रेट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन ऐसे कॉम्पिटिटिव में प्रोनाउंसिएशन का ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब द पढ़िए धी पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप ये सीख सकते हैं। समझ गए ना। हाँ, जब भी बताएंगे, समझ रहे कि नहीं। हाँ, अभी एक मूवी आई थी ना, रजनी दी जेलर, आई है ना। रजनी द जेलर कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अशोका द ग्रेट कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तब उसमें आपको ये नहीं देखना है कि पहला लेटर वोवेल है कि कंसोनेंट। लेकिन नॉर्मल रूल में आप ये बोल सकते हैं, नॉर्मली द बोलिए, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो अभी अब क्या लिखा रहा था मैं रूल, बाय एडिंग द बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव, it is formed a corresponding noun, it is formed FOR, for मतलब बनाया जाता है, it is formed FORMED, it is formed a corresponding noun, CORRESPONDING, corresponding noun, लिख लिए, corresponding noun, the noun always used in plural form, the noun always used in plural form, it's a very very important noun। अब आप समझिए, the noun always used in plural form, उस noun का यूज हमेशा किस में करेंगे, plural में। आप घबराइए मत, देखिए आप समझना। यहाँ पे देखो रूल क्या कहता है, मैं एक बार हिंदी भी बोल देता हूं। किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा करके वो एक कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसा उस एडजेक्टिव की मीनिंग होगी वैसा ही एक नाउन बनाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसी से रिलेटेड, और उस नाउन का यूज हमेशा किस में करना है, प्लूरल में करना है। ये रूल कह रहा है। अब देखिए किसी एडजेक्टिव के पहले, तो अब देखो पुअर, ध्यान से समझना। पुअर क्या है, एडजेक्टिव, ये तो मैं आपको बता दिया हूं। बेसिक इंग्लिश ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पहचान लेंगे, मैं बता दिया हूं। आज जो लोगों को नहीं आता है तो वीडियो है बेसिक इंग्लिश महायुद्ध, 3 घंटे का वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश कमजोर है तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें,
इंग्लिश में वर्ड पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक इंग्लिश में आप वर्ड नहीं पहचान पाओगे तब तक रूल फॉलो नहीं कर सकते। मैं बताया था ना, इंग्लिश में ये चीज होता है। अगर आप नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिए, लगभग 3 घंटे की है, आपकी इंग्लिश की जीवन रेखा बदल देगा वो वीडियो, पूरा जीरो से हीरो बना देगा आपको, ठीक है। और बाकी ऐसे बताता हूँ, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? दैट वर्ड विच मोटिफाइड और नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड की विशेषता बदलाए। तो गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, पुअर, रिच, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए, तो रूल क्या करा है कि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा करके कॉरेस्पॉन्डिंग नाउन बनाया था। ध्यान समझना, द पुअर। तो द पुअर का मतलब क्या हो गया? गरीब लोग। एक नहीं, पूरी दुनिया में जितने गरीब लोग हैं सब, पूरे कौम की इंडिकेट करता है द पुअर। द पुअर का मतलब क्या हो गया? गरीब लोग। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लोग ये भी बोलते हैं पुअर पीपल। पुअर पीपल, पुअर पीपल बोलो या पुअर पर्सन्स बोलो। पर्सन नहीं बोलना, पर्सन्स। पीपल में एस मत लगा देना, पीपल्स मत बोलना, गड़बड़ आ जाएगा, बाद में सीखोगे, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। पीपल खुद प्लुरल है, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी जो अभी सीख रहे हैं रूल उसको फॉलो करना। तो या तो पुअर पीपल को या पुअर पर्सन्स कहो। द पुअर का मतलब क्या हुआ? गरीब लोग। लेकिन ये नॉर्मल इंग्लिश में बोलोगे, लेकिन आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? द पुअर, ये एडवांस इंग्लिश होगी। जैसे मान ला बोलते धनी लोग, तो धनी लोग तो द सीधे बोल दीजिए द रिच। द रिच मतलब क्या? रिच पर्सन्स या रिच पीपल, एक ही चीज है। रिच पीपल या रिच पर्सन्स नॉर्मली बोला आता है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आपने रिच पीपल या रिच पर्सन्स लगा दिया तो इसके पहले द मत लगाना। अगर आपने द लगा दिया तो फिर पीपल या पर्सन्स मत लगाना। एरर ढूंढना है ना, आपको नौकरी लेनी है, विद्वान तो बनना नहीं है। तो जहां से जो हिट करता है बताता हूं। और कभी भी द पुअर्स भी नहीं बोल सकते हो। द पुअर्स बोल सकते हो? क्यों क्यों नहीं बोल सकते हैं? यस, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। पढ़ के आना है। आप सारी चीजें अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर रूल गड़बड़ा जाएगा। पुअर्स क्यों नहीं हो सकता है? द पुअर्स दे देगा आपको। क्यों नहीं होगा पुअर्स? क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, इसलिए पुअर्स होगा ही नहीं होगा। एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, मैं बेसिक इंग्लिश बताया हूं, तभी तो बोला आपको। नहीं देखे तो जाके 3 घंटे का वीडियो देखिए, या देखें क्लैरिटी नहीं है तो दोबारा देखिए, आप ही के लिए, ठीक है। द पुअर्स गलत हो जाएगा, दोनों दिया रहता है। क्लियर हो गई? अब ईमानदार लोग, तो या तो कह दो ऑनेस्ट पीपल या ऑनेस्ट पर्सन, या सीधे क्या बोल सकते हो? दी ऑनेस्ट। ये वॉवेल है, अच्छा यहाँ पे किसका काम करता है? वॉवेल का। द ऑनेस्ट कहोगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? एडजेक्टिव के पहले बेईमान लोग, भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, तो आप कह दो द डिजऑनेस्ट। अब लेकिन देखिए, अब इसका, लेकिन इसका यूज किस में करेंगे? किसमें करेंगे इसका यूज? प्लूरल में। वही रूल कह रहा है, यूज्ड इन प्लूरल, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। अगर इसका यूज सिंगुलर में करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक आदमी के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, ये प्लूरल है। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, देखिए देखिए सेंटेंस लिख रहा हूं, द रिच इज ऑलवेज नॉट हैप्पी। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें सीखी जा सकती है। और घर पे बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, बढ़िया से पढ़ना, तो चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने कर्तव्य को मत भूलना। ये हमेशा ध्यान रखनी है और ईमानदारी से पढ़नी है, रोज का रोज पढ़ना है। अवस्था का ज्यादा मजा नहीं लेना है, उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एंजॉय करके अपने करियर पे फोकस करना है। चाहते हैं हमेशा जवान बना रहे, उसके लिए सफल होना पड़ेगा, नहीं तो अवस्था के साथ बूढ़े होते चले जाओगे। लेकिन सफल है, सही जगह पहुंचे हुए हैं, तो हमेशा चेहरे पे चमक बनी रहेगी। सफलता बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। द रिच इज ऑलवेज नॉट हैप्पी। तो अब यहाँ पे रिच इज क्या है? यहाँ पे गलत है। आपको लगता है कि यहाँ इज आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि द रिच का यूज किस में करेंगे हम? प्लूरल में करेंगे। इज तो सिंगुलर। क्लियर है? कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अगला सेंटेंस क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? द ऑनेस्ट्स, HONESTS, the honests are always rewarded.
2-3 सेंटेंस से क्लियर कर रहा हूं। रिवार्डेड एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी। जो ईमानदार व्यक्ति है उसको हमेशा सम्मान मिलता है, ये सेंटेंस ये कह रहा है। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड एनीवेयर। इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट? सेंटेंस क्या है? गलत है। क्या गलत है? ऑनेस्ट नहीं आएगा, ये एस नहीं आएगा, आर सही है ना? हाँ, क्लियर हो गया? देख लीजिए। तो सिंगलर की यू में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? जैसे एक गरीब आदमी की आप बात कर रहे हैं या एक ईमानदार आदमी के लिए, तब आपको अ लगाना पड़ेगा। और डिजऑनेस्ट या ओ में तो एन, ऑनेस्ट में तो एन आ जाएगा, एन ऑनेस्ट। अभी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एन ऑनेस्ट, आप सीधे एन ऑनेस्ट कर दोगे तभी गलत हो जाएगा, तब इसके पहले आप नाम लगाना पड़ेगा, तो एन ऑनेस्ट पर्सन कहना पड़ेगा। ये अलग रूल है, ये बाद में सीखेंगे एडजेक्टिव में, अभी तो आपका आर्टिकल चल रहा है। अगर एन ऑनेस्ट कह देंगे तभी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये भी रूल कंप्लीट। कोई दिक्कत है देख लीजिए आप, ठीक है? एक सेंटेंस आप और लिख लीजिए। द ओल्ड एंड द यंग, द ओल्ड एंड द, आप ही लोग लिख लीजिए, द ओल्ड एंड द यंग, द ओल्ड एंड द यंग lives together, lives, lives together, lives, lives, lives together in western culture। बहुत अच्छा सेंटेंस है, lives together in western culture। पाश्चात्य सभ्यता में, जो अमेरिकन जो कल्चर है, उसमें बूढ़े या जवान कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों का इतनी, उन लोगों की संस्कृति है, परंपरा है। द ओल्ड एंड द यंग लिव्स टुगेदर, तो यहाँ लिव्स आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? लीव आएगा, क्योंकि लिव्स तो सिंगलर है, ये मैंने आपको बता दिया है बेसिक इंग्लिश में, ठीक है? तो यहाँ क्या आएगा? लीव आएगा। कंप्लीट है? अगला नेक्स्ट लिखिए। ये दो जो रूल्स है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। ये रूल आपको हमेशा, क्योंकि इस रूल का ना दायरा थोड़ा बड़ा है, कोई सेंटेंस पे बना के दे देगा आपको, क्योंकि अब ये रूल तो किसी एडजेक्टिव पे डाल सकता है, बात समझ में, उसमें कोई सेंटेंस बना सकता है। तो ये रूल का थोड़ा दायरा बहुत बड़ा है, बढ़िया सा इसको देखना। अगला नेक्स्ट, अब लिखिए। अब नॉर्मल है, खाली समझते जाना है, लेकिन नॉर्मल में भी डीप है थोड़ा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है आपको। कहता रहा हूँ, आज के बाद आपको दो में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी का एक पार्ट आएगा, नोट यूज ऑफ द। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ द। ऐसी का क्या आएगा? नोट यूज ऑफ द। तब जाकर के आर्टिकल आपकी पूरी क्लियर होगी, एक क्लास इसकी और लगेगी, ठीक है? अब लिखिए, द इज यूज्ड विथ यूनिक थिंग्स। नेक्स्ट रूल है ये, the is used with unique things, the is used with unique things। unique means, unique things mean that is single in the world, that is single in the world। unique मतलब अद्भुत, बेजोड़, जिसका जोड़ा नहीं हो, मैचलेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग में थोड़ा रहा था। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होता है वो क्वालिटी के लिए यूज करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसके लिए यूज करते हैं? मेड और डिमेड के लिए। हाँ, रेयर थोड़ा और हैवी वर्ड हो गया, रेयर लीगल वर्ड हो गया। रेयर मतलब होता है जो कभी कभार कोई घटना घटती हो, उसे बोलते हैं रेयर। एक होता है रेयरेस्ट, अभी बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जैसे निर्भया कांड घटना घटी थी, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट था। मतलब ऐसा घटना कभी कभार नहीं, मतलब शताब्दी में एक बार घटता है। वो घटना भी तो बहुत बड़ी बातें से होता है, वो सब लीगल वर्ड में आता है। रेयर ऑफ रेयर द रेयरेस्ट इस अलग आता है। यूनिक का मतलब होता है जिसका एक शब्द में लिख बोल दिया, दैट इज सिंगल इन द वर्ल्ड, जिसका जोड़ा नहीं हो, मैचलेस, यूनिक। ताजमहल है जोड़ा, रेड फोर्ट है जोड़ा, कुतुब मीनार है जोड़ा, क्या? तो डमी जोड़ा मतलब जोड़ा बना देंगे? नहीं, मतलब एन करे डमी, आप मतलब आप ताजमहल, ताजमहल का जोड़ा बना रहा है। जो 7 सिस्टर मतलब 7वां में पहले स्थान पर अजूबा था, उसका ही जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी लाल किला का जोड़ा बनाएगा। किसी को सिंगल नहीं रहने देगा ये।
ठीक है, दैट इज सिंगल इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में अकेला हो। सूरज, अब कहेगा हम सूरज का जोड़ा बनाएंगे क्या? हाँ, तो मैंने लाल किला बोला है, रेड फोर्ट, तो कहाँ का? अब नहीं, आगरा का भी यूनिक है, उसका भी अलग स्ट्रक्चर है, इसका तो दिल्ली में भी है, तो यूनिक है ना। कुतुब मीनार यूनिक कैसे नहीं हुआ? दिल्ली का जो लाल किला है का कहीं है और जोड़ा ऐसा बनाया गया है, या आगरा का जो लाल किला तो क्या दिल्ली के जैसा मैच करता है? बना सकते हैं आप, है ना, सूरज बना सकते हैं, चांद बना सकते हैं, नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। आज समझ रहे हैं यूनिक का मतलब क्या? यूनिक आप नहीं समझ रहे हो। यूनिक मतलब होता है सिंगल इन द वर्ल्ड, इस पर नहीं जिसका उसका मेरिट डिमेरिट मैच नहीं कर रहा हो। आप बना क्यों ना? ताजमहल से बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीज है क्या? मुझे सबसे बेकार लगता है कोई आता है कहता है कि दिल्ली में लाल किला देगा, अरे बाप रे बाप, तू देखने के लिए लाल किला है बिहार से टिकट खर्च करके, फोटो में देख लिया, नहीं मजा आया, यहाँ देखेंगे, छुएंगे उसको, फोटो खिंचाएंगे। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो लाल किला का नहीं कहता है, लेकिन है नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, टॉप 10 में आता है रेड फोर्ट। खाली अंग्रेज आता है देखने के लिए, तो क्या देखने के लिए आता है? उसका स्ट्रक्चर, कि उस जमाने में 16वीं शताब्दी में इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई कैसे, ये देखता है। आप बना के देखो ना आज, तब नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं बना रहा दूसरा लाल किला? बहुत पैसा तो है, नहीं बना सकते हैं। कि जो स्ट्रक्चर, जो कारीगर, वो चीजें थी, आप हूबहू किसी की थोड़ी नकल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बहुत अच्छी चीज है क्या? नहीं, लेकिन है उस जमाने के लिए बहुत बड़ा, अपने आप में यूनिक है ना। कुतुब मीनार लिख लीजिए, द रेड फोर्ट, द सन, द मून, द अर्थ, लिख लिए। हाँ, नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक आध आप सेंटेंस लिखो, एक आध सेंटेंस लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब क्या होता है? घूमना। द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब किसी के चारों ओर घूमना, यहां अराउंड्स भी कह सकते हैं, लेकिन अभी आप रिवॉल्व्स लिखिए। रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो दोनों जगह लगाएंगे द, क्लियर है, यूनिक थिंग में आता है। कोई देखिए, एक सेंटेंस और लिख लीजिए। वी मस्ट डू टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, वी मस्ट डू टू, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करनी, वी मस्ट डू टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अब इस सेंटेंस में क्या है? गलत हो गया, एनवायरमेंट के पहले क्या आएगा? द है, क्योंकि ये यूनिक थिंग है। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्लियर है। अब इसका देखो, अब आपको तो कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है, पहले बोला हूं कि ये आखिरी बार द होगा आपके जीवन का, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा ये डीप जाएगा। तो नॉर्मली तो ये बात सब समझते हैं, लेकिन अब इसकी एक्सेप्शन भी है, लिखिए एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन मीन समझते हैं? एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं करता हो, दैट डजंट फॉलो द रूल, अपवाद। तो रूल ये कहता है कि जो भी यूनिक थिंग चीजें होंगी उसके पहले आप द लगाओगे, लेकिन 4 चीजें ऐसी है जो अपवाद है, ठीक है। पहला लिखिए, गॉड, हेल, हेवन एंड पार्लियामेंट। गॉड, हेल, हेल मतलब नर्क, HELL, हेवन, HEAVEN, हेवन मतलब स्वर्ग, और पार्लियामेंट। देखो, अभी आपको बोले ध्यान रखना है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ द, फिर आप क्या पढ़ेंगे? नोट यूज ऑफ द। यूज ऑफ द में क्लियरिटी तभी आएगी पूरी तरीके से, अभी तो जितना है आप समझ रहे हैं, जब तक आप नोट यूज ऑफ द नहीं सीखेंगे तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। और ये नॉर्मली है, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ दीज 4 वर्ड्स, गॉड, हेल, हेवन एंड पार्लियामेंट। लेकिन अगर ये पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा तो इसके साथ भी द का यूज किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये नहीं करेंगे, नॉर्मली ये यूनिक थिंग होते हुए भी द नहीं लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो धीरे दोनों पार्ट समझोगे तब जाके पूरी क्लियरिटी आएगी। द यूज ऑफ द सीखने से नहीं क्लियरिटी आएगी, जब नोट यूज ऑफ द सीखोगे तभी क्लियरिटी आएगी। लेकिन अभी नॉर्मली से, हाँ नॉर्मली गॉड तो सिंगल है,
है ना, लेकिन उसके पहले द होना चाहिए नॉर्मली भी, लेकिन नॉर्मली नहीं आया। लेकिन गॉड अगर पार्टिकुलर सिचुएशन में आएगा तो आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, तभी तो बोला इसकी 2 क्लास लगेगी, अपना ध्यान से देख समझिए, ठीक है। अब जैसे लिख लीजिए, गॉड रिजाइड्स इन हेवन। गॉड रिजाइड्स मतलब बसना, गॉड रिजाइड्स, मैं लिख भी देता हूं, चलो, गॉड रिजाइड्स, RESI, रिजाइड मतलब निवास करना। आप ड्वेल्स भी बोल सकते हो, वर्ड पावर तो जितना अच्छा रखो, वोकैबुलरी तो जितना स्ट्रॉन्ग करो। ड्वेल, DWELLS, ड्वेल मतलब ही क्या होता है, निवास करना। ड्वेल मतलब क्या होता है, निवास करना। रिजाइड मतलब क्या होता है, निवास करना। आई एम द ड्वेलर ऑफ संतनगर, मैं संतनगर का निवासी हूं, तो क्या बोलोगे, ड्वेलर। रेजिडेंट उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा क्या होगा, ड्वेलर होगा। ड्वेलर कॉमन वर्ड है, ठीक है जी। हाँ, गॉड रिजाइड्स, या लेकिन इसलिए रिजाइड्स यूज किया गया, ड्वेल्स भी कर सकते हैं, इन हेवन। अब यहां पे अगर द हेवन कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। यहां पे द गॉड कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। कंप्लीट है, अगला सेंटेंस लिखिए। द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। द बिल वाज पास्ड, द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब देखो यहां पे द लगा है ना, बोलने में अच्छा लगता है द पार्लियामेंट, लेकिन क्या है यहां पे, गलत। लेकिन आगे आप सीखोगे, यहां पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट होगा अगर यही रहता ऑफ इंडिया। हाँ, ज्यादा भी जोर नहीं डालना है, जिनकी इंग्लिश का लेवल लो है उतना। अभी आप देखिए, द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट बोलोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अब ये अगर यहां लगा दें ऑफ इंडिया, तब ये पार्लियामेंट क्या हो गया, पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। तो पार्टिकुलर सिचुएशन में द आएगा ही आएगा, सारे रूल रेगुलेशन फेल हो जाएंगे। तब क्या होगा, द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नॉर्मली नहीं यूज करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट तो एक ही होता है किसी देश के अंदर, वो यूनिक है उस देश के लिए, नहीं है। लेकिन नॉर्मली भी यूनिक थिंग के साथ ये यूज नहीं करेंगे। कौन यूनिक थिंग से कहा, ये 4 वर्ड के साथ। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब अगला लिखिए, द इज यूज्ड विथ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बुक्स। इसके थोड़ा अपवाद पे ज्यादा फोकस करना, एक्सेप्शन पे। हाँ, द इज यूज्ड विथ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बुक्स। द इज यूज्ड विथ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बुक्स। ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथों के साथ किसका यूज करते हैं हम, द का यूज करते हैं। जैसे लिख लीजिए, द महाभारत, द रामायण, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, BIBLE, द कुरान, QUARAN। ठीक है, द चरक संहिता। कोई भी, चाहे ऐतिहासिक हो चाहे धार्मिक हो, तो कोई भी आप क्या लिख सकते हैं उसके पहले। इंग्लिश में भी चरक संहिता को चरक संहिता ही लिखना, ठीक है ना। हाँ, वो किताब का ही। द गोदान, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है ना। कोई भी हिस्टोरिकल हो या रिलीजियस हो, उसके साथ क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखिए, आप ध्यान समझना। एक रूल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। द इज नॉट यूज्ड, द इज, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर एपोस्ट्रोफी एस। द इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस इसे बोलते हैं, जैसे कहीं लिखा रहता है ना, राम्स बुक, लिखे रहता है ना, राम्स बुक, इसे क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। तो कभी भी एपोस्ट्रोफी एस के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या हो गया, अच्छा कोई नहीं, वो गिर रहा है, उसका थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा ज्यादा। हाँ, कोई आंख आंख पर नहीं ना गई, ठीक, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो राम्स एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस के बाद द का, देखो एक रूल बताता है,
एपोस्ट्रोफी एस के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, सिर्फ द का ही नहीं, अभी तो द चल रहा है, किसी भी आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है, ना ए का यूज करना है, ना एन का यूज करना है, ना द का यूज करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्वेश्चन आया हुआ है एक, वाल्मीकि's fill in the blanks, रामायण, वाल्मीकि's रामायण is a sacred book, sacred मतलब पवित्र, sacred एपिक भी बोल सकते हैं, बुक भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस था, ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वाल्मीकि's fill in the blanks भरना है, रामायण इज अ सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, इसको आप होली भी बोल सकते हैं, HOLLY, होली, होली मतलब क्या होता है, पवित्र। ठीक है, अच्छा एक मिनट, HOLY, मुझे होली याद आ गया, अपना वाला होली। ठीक है, HOLY, ठीक है, हाँ दोनों सिनोनिम है, पवित्र, समझ गए ना, हाँ दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में सैक्रेड था इसलिए मैंने सैक्रेड दे दिया है आपको, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। ठीक है, अब यहां पे भरना था, पहला ऑप्शन था दो, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है एन, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। वही तो कहना, एक बार समझ गए ना कुछ नहीं है। तो हम लोगों को क्या, देखिए माइंड में बच्चों को क्या सेट रहता है, रामायण देखा नहीं, उसे लगता है दो तो आएगा ही, हम तो बचपन से पढ़े हैं रामायण, दो महाभारत, नहीं होता है, भट से मारा दो पहला। ठीक है, घर पे फोन कर दिया, बाबूजी लड़की देख लीजिए, अब इस बार नौकरी पक्की, 11 लाख रुपया, एगो सेंट्रो कार, उसके पिताजी पूरा धड़िया गमछा मछा पूरा तैयार के, लाल धोती पहन के, हाँ मेरा बेटा तो आ ही रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर बन के। जब रिजल्ट आया है तो मास -36, बाप तरी पार, इस्लामाबाद भागा हुआ है, अपने घर से तरी पार। ठीक है, तो कभी जगह हसाई नहीं करनी है। ठीक है, हाँ सक्सेस स्पीक्स, हमेशा ध्यान रखना है, सफलता बोलती है, आप मत बोलिए, हास्य का पात्र बन जाइएगा, हुआ तभी। ठीक है, आए ना समझ में, जब सूरज निकलता है तो लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सूरज निकल गया है, आप सक्सेस लेंगे दुनिया खुद बोलेगी। ऐसा काम कीजिए, अपने दुश्मन के मुंह से निकलवाइए, ये लड़का था कुछ किया, खुद के मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती है, समझ गए ना। इसलिए गहराई लाइए, स्टडी पर फोकस कीजिए, बोलने में ज्यादा विश्वास मत रखिए, कर्म में विश्वास रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, द नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज। एपोस्ट्रोफी एस के बाद, क्यों कितना अच्छा सेंटेंस बनाया है, एपोस्ट्रोफी एस के बाद कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट रूल, अगला, समझ गए ना, इसमें कहीं भी ये ध्यान रखना, कहीं भी सिर्फ दो का नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगला जो नेक्स्ट रूल है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। द लिखिएगा, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के साथ द का यूज किया जाता है। द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के साथ द का यूज किया जाता है। ठीक है, एक हाँ, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन, मैं भी लिख ही देता हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, ये आपको पता भी होगा। सेट मतलब होता है डूबना, अगर यहाँ पे सेट्स के बदला में अगर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वही बोला हूं कि अगर जो लोग बेसिक जिनकी अच्छी नहीं है वो जाकर के पहले आप वीडियो देखो, बेसिक इंग्लिश महायुद्ध, मैंने सारी बता दिया कि यहाँ सेट्स क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये एस लगाओ, अगर छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। सही है, यहां से भी एरर देता है, मैं कह रहा हूं सेट्स ही आएगा, अगर यहाँ पे सेट करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ ठीक कर देगा, यही गलती कर देगा। इंग्लिश में बहुत सारी जगह होती है गलत करने के लिए ना। अब यहाँ पे देखो, वेस्ट तो डायरेक्शन का नाम है, तो यहाँ आपने द छोड़ दिया है, तो क्या आएगा, यहाँ पे द आएगा। अगर द नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो दिशाओं के नाम के साथ क्या करते हैं यूज, द का यूज करते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है अपवाद। देखिए अब आपको यहां पर ध्यान समझना है, अपवाद मोस्ट इंपोर्टेंट इसका बात है। जब भी नॉर्दर्न आए, NORTHERN, ध्यान समझ लेना, नॉर्थ से क्या बना, नॉर्दर्न। नॉर्थ जो है वो नाउन है, एक डायरेक्शन। नॉर्दर्न क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ERN लगा होगा। नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न। आपको थोड़ा डीप पढ़ना है ना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, आपको डीप से डीप पढ़ना पड़ेगा। और एक बार आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ लिए, कर हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम इंग्लिश की वजह से आपका नहीं छूटेगा। ये नहीं होता है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मैं हमेशा बताऊं कि टफ होता है, क्योंकि आपको ग्रामेटिकली पढ़ना पड़ता है। बात को समझ, हम आपको हिंदी जन्मजात मिली हुई है, कितने धर्रे फराटेदार बोल लेते हैं, लेकिन जब आप हिंदी गहराई से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी कठिन भाषा है। तो आप स्पोकन तो अलग होता है कि 2-4-5 महीने में कहीं आप बोलना सीख ली, टूटी फूटी बाटा में कौन क्या देखता है, लेकिन आप सीख रहे हैं तो आर्टिकल ही सीख रहे हैं तो कितना टाइम देना पड़ रहा है आप देख लीजिए। ऐसे तो कहीं मन होता है कुछ लगा देते हैं, लेकिन जब सीखेंगे तो किसी डायरेक्शन नाम में अगर ERN लगा हुआ हो, ध्यान से सुन लेना, तो नॉर्मली इसके पहले द का यूज नहीं करना है, द का यूज नहीं करना है। आई बात समझ में। अब एक में और आपको द का यूज नहीं करना। अगर कहीं पे ईस्ट, वेस्ट, ध्यान से देख लेना, साउथ, या तो ये सिंगल भी आया हुआ हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट आया हो, या ये ज्वाइंट में भी आया हुआ हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अगर ऐसा भी कहीं आया हुआ है तो इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद, हाँ ये तो डायरेक्शन का नाम है, डायरेक्शन का नाम आया हुआ हो, और इसके बाद अगर कोई नाउन आया है, कोई नाउन मतलब जगह का नाम आया हुआ है, यहां पे प्लेस नेम अगर आया हुआ है, इसके पहले भी आप द का यूज नहीं करना। क्लियर है। देखिए अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब वो डायरेक्शन की बात करेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तब आप डायरेक्शन के तौर पर द का यूज करोगे, लेकिन अगर डायरेक्शन का नेम दे दिया, यहां पे कोई प्लेस का नेम दे दिया, तब आपको द का यूज नहीं करना, क्योंकि अब ये डायरेक्शन की बात नहीं चल रही है, या प्लेस की बात चल रही है। अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर आएगा, ठीक है। जैसे हाँ अब ये क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए इसको बोले आप एग्जाम्पल समझ, जैसे देखिए हाँ तब रहेगा, अब लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तब नहीं लगेगा। अगर इसके साथ कोई प्लेस का नाम आ गया है तब आपको द का यूज नहीं करना है। अब इसमें भी रूल है बहुत सारा, तभी तो बोल रहा हूं ध्यान से समझेंगे तो ध्यान से देखना पड़ेगा, नॉर्मली नहीं यूज करना है। डोंट वरी, अभी मैं क्लियर करता हूं, ये नोट कर लिया आप। अब जैसे हम लोग बोलते हैं वी लिव इन द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, वी लिव इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो यहां पे द क्या हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न के साथ द का यूज नहीं करते हैं। अच्छा आप कहोगे सर अगर नॉर्थ इंडिया रहे तब तो द का यूज कर सकते हैं, नहीं तब भी यूज नहीं कर सकते हैं, देख लो यहां पे। आई बात समझ में। तब भी ये डायरेक्शन, आप नॉर्थ इंडिया बोलो तो नॉर्थ इंडिया से डायरेक्शन की बात चल रही है कि प्लेस की बात चल रही है, प्लेस की बात चली है ना। जब डायरेक्शन के लिए यूज करोगे आप एक मायने फिट कर लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जब ये चारों सिंगल आए डायरेक्शन को इंडिकेशन करे तब आप द लगाना, ऐसे मत लगाना। आई बात समझ में। लिखिए क्लियर है ना। राजस्थान सिचुएट्स मतलब स्थित है, इसको क्लियर करूं मैं। राजस्थान सिचुएट्स, इज भी यूज कर सकते हैं, मैं जानबूझ के आपको यूज कर रहा हूं, SITUATE, सिचुएट्स मतलब है। राजस्थान सिचुएट्स इन वेस्टर्न इंडिया, अब देखते जाना बढ़िया से जी, एन लगा दो, वेस्टर्न इंडिया। अगर यहां पे द करोगे तो क्या हो जाएगा, रदकार। क्लियर हो रहा है। देखिए माई यंगर ब्रदर इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका,
माई यंगर मतलब छोटा भाई। अभी देखना ध्यान से, माई यंगर ब्रदर इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। अगर द नॉर्थ अमेरिका कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ध्यान समझना, नॉर्मली नहीं करना, फिर देखो उसको थोड़ा घर पे जाके देख लेना। राइस एंड करी, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, आया हुआ सेंटेंस है, देख लेना, मैं दोनों वर्जन लिखता हूं। DISH है। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश इन द साउदर्न इंडिया या साउथ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इन द साउदर्न इंडिया। राइस एंड करी इज, अभी आप यहां पे मत फोकस करना कि यहां इज क्यों आएगा, आपको लग रहा हो कि राइस एंड करी आर होगा, अभी इस पे फोकस मत करना। अभी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आर्टिकल पे फोकस करना, क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती है। क्लियर है। अभी आप यहां माथा नहीं लगाने लगना, ये ध्यान यहां से हट गया, चला गया यहाँ पे, या इज क्यों आ गया, आर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि राइस एंड करी है तो आर आना चाहिए। अभी इस पे फोकस मत करना, ये बाद में आप सीखोगे, इसे फोकस नहीं करना। अभी आपको किसे फोकस करना है, जो रूल चल रहा है उस पे। तो राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश इन द साउदर्न इंडिया या इन द साउथ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे द क्या है, गलत। नॉर्मली आपको यूज नहीं करना है, समझ गए, नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न और कोई जगह का नाम आगे समझ। अब देखो, अगर यहां पे ये सेंटेंस, अब मैं अपने तरीके से क्लियर कर रहा हूं, अगर आप अब ये यहां पे राइस एंड करी, अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिखो आप लोग साथ ही लिखना, राइस एंड करी is a popular dish in southern part of India. राइस एंड करी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दोनों में दोनों वर्जन चेंज कर दिया हूं। यहां तक है साउदर्न इंडिया, चीजें वही है, देखो सिर्फ क्या क्लियर कर रहा है, साउदर्न इंडिया। अब देखिए क्या कर रहा है, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब जो ये साउदर्न पार्ट है, ये पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, भारत के किस भाग में, तो साउदर्न भाग में। तो अब अगर आप यहां पे द नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहां पे द आएगा, लेकिन यहां पे द नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ना, आपको प्योर ग्रामेटिकली एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी इसमें। एक बार इंग्लिश पढ़ लीजिए, ग्रामर पार्ट में तो करो 100% का मतलब 100%, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है। नहीं अभी इसमें नहीं लगा सकते, कंपाउंड नाउन है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं अभी इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ माथा भी नहीं लगाना है, यहाँ माथा लगाएंगे यहाँ माथा गड़बड़ा जाएगा, वो बाद में देखेंगे। क्लियर है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी बात क्लियर हो गया। चलिए एक रूल और क्लियर करते हैं, देखिए अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। द इज यूज्ड, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड विथ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतमाला, रेंज ऑफ माउंटेन्स। द इज यूज्ड विथ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतमालाओं के साथ द का प्रयोग किया जाता है। एक रूल मैं यही कनेक्ट कर देता हूं, द इज यूज्ड विथ रेंज ऑफ माउंटेन्स, बट उसी में कनेक्ट कीजिए क्योंकि दोनों रियल कोरिलेट है। बट द इज नॉट यूज्ड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बट द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ पीक, PEAK, but the is not used with names of peaks, PEAKS या PEAK भी लिख सकते हैं। पीक मतलब क्या होता है, चोटी, PEAK। the is not used with names of peaks, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतमाला के नाम के साथ तो द का यूज करेंगे, लेकिन चोटी के साथ द का यूज नहीं करेंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेंज ऑफ माउंटेन्स क्या है, पर्वतमाला क्या है और चोटी क्या है। अब यहां पे आप समझो, मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूं, देखो क्या होता है।
माउंट एवरेस्ट गए हैं? नहीं गया है? आज घुमा देता हूँ यहीं पे क्लास में बैठे बैठे नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट जाने में 50 लाख रुपया खर्चा है, जानते कि नहीं? जा भी नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं गया हूँ। आता और क्या, माउंट एवरेस्ट ऐसे चढ़ जाएंगे, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट से 100 किलोमीटर पहले तक आप जाके देख सकते, घर वहीं पे है। मेरे घर से 142 किलोमीटर पड़ता है। 42 किलोमीटर में हम लोग क्रॉस कर जाते हैं, जनकपुर आ जाते हैं, और जनकपुर से लगभग 125 किलोमीटर के आसपास पड़ता है काठमांडू। काठमांडू में ही ये माउंट एवरेस्ट है। आप वहां जा नहीं सकते हैं, आपको दूर से दिखाई पड़ेगा, वो है हिमालय। वहां जाएंगे कैसे? वहां जाने तो पूरा पहाड़ है ना वो, वहां कैसे ले जाएंगे? वहां जाने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, साल 2 साल का। तो किसी पहाड़ वार में दब के मर जाएगा, हड्डी तक गल जाएगी उसमें। वहां जाएंगे तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 50 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब इतिहास में नाम दर्ज होगा। अच्छा, एजुकेटर कोचिंग में एक बच्चा पढ़ता था, वो माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही बना, इतिहास दर्ज, मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। हाँ, उतना गर्व है, पूरी दुनिया में बहुत गिने चुने लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, सो नहीं जानते। तो देखिए, अब ऐसे में कहाँ बात कर रहा हूँ, तो पर्वतमाला किसे कहते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं? पर्वतमाला उसे कहा जाता है जिसमें कई पिक्स हो। मैं आपको इंग्लिश के वाइज समझा रहा हूं, कई चोटियां हो। पर्वतमाला में एक से ज्यादा चोटियां होती है, पिक्स होती है। ये है पूरा पर्वतमाला, जिसे आप समझ लो ये है हिमालय। ये क्या है? हिमालयास, ये हिमालय है। इसमें जब हिमालय का ही तो भाग है ना माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब ये तो रेंज ऑफ माउंटेन्स हो गया, पर्वतमाला हो गया। अब इसमें कई चोटी हैं, ठीक है। तो अब जो पहाड़ का जो ये उठा हुआ भाग रहता है, जो बर्फीला पार्ट, उसी को चोटी बोलते हैं, पीक। तो अब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे ही क्या कहा गया है? माउंट एवरेस्ट। अब ये चोटी का नाम दे दिया गया। ऐसा मत समझना कि यहाँ लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, देखोगे जाके कहां ढूंढोगे, नहीं, दूर से देख लो हिमालय है, और जो सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई पड़े, समझ लेना चाहिए वही है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो कभी अब ये माउंट एवरेस्ट हो गया। फिर इसके ठीक नीचे सटा हुआ है, यहां पर देखोगे, दूसरा है K2, गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अपने भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है ना। इसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। पूछता है, जहां जो नॉलेज नहीं हो, जहां से जो मिल रहा है ठीक कर लीजिए, गॉडविन ऑस्टिन पूछता है K2 का मतलब क्या होता है। नहीं, इसमें विरासत है, ये दोनों का पार्ट है। लेकिन भारत का भी जो है, ये आप कभी भी अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 ही मारना, कंचनजंगा कभी मत मारना, दोनों में पार्ट है। भारत में भी, यस। अब क्या हो गया, इसमें थर्ड नाम पे कौन आता है? कंचनजंगा। ये प्योर भारत का अधिकृत भाग में आता है, ये दोनों में आता है। लेकिन भारत में अगर पूछे, कभी ध्यान रखने से कंफ्यूज करते हैं इसका कभी कंफ्यूज मत करना। और सबसे जो ऊंची चोटी है, इसका कितना है? 8,800, अब बढ़ गया है, रहिए पीछे, 3 साल पुराना, 8,850 मीटर, 2 बढ़ गया है, पहले था 48। आई बात समझ में? और K2 का जो है लगभग 8651 या 86 से कहा, इसका 8500 के कुछ आसपास है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताता हूँ 86 के आसपास है, 50 है। मेरे घर से 150 किलोमीटर है, मैं लोग कितनी बार गया है, ये बस ना माउंट पे गया है सर, यहाँ चढ़ गया, नहीं इसके आसपास, मैंने यहाँ जा नहीं सकते। आई ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर मिथिलांचल, वहां से हम लोग का नेपाल, वैसे हमारे, हाँ ये है, जैसे कभी कल खूब बारिश हो जाती है, तेज बारिश हो गई तो आसमान साफ होता है, हमारे घर से दिखाई पड़ता है, मतलब धुंधला टाइप लगे, कोई बादल टाइप से पहाड़ बनाए हुआ है, 150 किलोमीटर तो है, और सबसे ऊंची चोटी है, तो दिखाई कैसे नहीं पड़ेगा। कभी कभार जब खूब आसमान वगैरह साफ हो गया, बारिश हुई, तुरंत आसमान साफ हो गया, धूप वगैरह निकल गई, एकदम चमचम चमचम लगेगा, क्या है इस पे चमका। एक बार जीवन में जरूर जाकर देखिए, आपको मतलब दिल खुश, 10 सेकंड का लगेगा। ओ चढ़ मत जाना, खाली इस पे चढ़ के रहेंगे, ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए, तो दुनिया, अब तो क्या हिमालय के साथ आपको दो लगाना है, क्योंकि रेंज ऑफ माउंटेन्स है। क्या द माउंट एवरेस्ट कहेंगे, द K2 कहेंगे, द कंचनजंगा कहेंगे, कहेंगे कभी माउंट आबू कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। चोटी के नाम के साथ कभी आपको द का यूज नहीं करना। आप लिखो उसमें द हिमालयाज, आप हिमालय भी बोल सकते हैं, हिमालयाज इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, द हिमालयाज। तो दुनिया की सबसे जो है ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स कौन सी है? यही ना है, इसी में सबसे ऊंची चोटी है, तो यही ना सबसे ऊंची पर्वतमाला भी। सबसे ऊंची चोटी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालयाज, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, दुनिया की, वर्ल्ड की। अगला लिखिए,
तो हिमालय क्या है? रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतमाला है। क्लियर हो गया? अब जानते हैं आप जो एक और मैं आपको जी के बताता हूँ, क्या कहते हैं कि आप जो वहाँ नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में ना आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ जाएंगे आप, तो वहाँ पे इसको सागर माथा बोला जाता है। और वहाँ त्योहार लगता है। सागर मतलब समुन्दर, अब माथा मतलब मस्तक, ठीक से समझ लो। तो वहाँ का वासी हूँ, नहीं नेपाल का नहीं, उसके आसपास हूँ, तो भारत का। सुनना सर नेपाली हैं हम लोग के बॉर्डर एरिया में आता है, तो हम लोग का यहाँ जानकारी, हम लोग तो अक्सर जाते हैं। और भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, जो मिथिलांचल वाले भाग से है, बड़ा ही शांति प्रिय बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर, कश्मीर वाला मत समझ लेना, बहुत शांति। हाँ, वहाँ के इधर की भी फोर्सेज, इधर की भी फोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेल से रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली हम लोग तो परेशान कर देते थे फोर्सेज सबको बचपन में, साइकिल लेके घुसा दी नेपाल में। हाँ, आप जो नेपाली जो फोर्स है, और नेपाली में थापा सो रहता है, हम लोग साइकिल भगा रहे हो, पीछे दौड़ रहा है। वहाँ की घड़ी ना बहुत सस्ती होती है, वहाँ 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये हम लोग घड़ी लाने के लिए जाते थे। हाँ, वहाँ एक पहले आता था रेडियो, बस अब तो जमाना आप लोगों का है, हम लोगों का जहाँ रेडियो आते थे, 50 रुपया लेके 100 रुपया लेके जाते थे, तो रेडियो, घड़ी, 4-5 गो वो कहते हैं कि अलार्म वाली घड़ी सब लेके आ जाते थे, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट होता है ना, तो उन लोगों का टैक्स वगैरह कम लगता था, तो हम लोग उधर लाने के लिए जाते थे। हम लोग परेशान कर देते, क्योंकि उसमें फेंसिंग वगैरह नहीं किया रहता है। अभी भी फेंसिंग नहीं है बॉर्डर पे तो। हाँ, है, ये नहीं कहता अभी साइकिल लेके चले जाइए। हाँ, कभी काल हम लोग साइकिल फेंक दिए नेपाल में, अपने खड़े हैं इंडिया में। बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां के लोग, बहुत अच्छे होते हैं। तो उस सागर, वहां पे मेला लगता है, हम गए भी हैं मेला, एक बार गए घूमने के लिए, महादेव का मेला लगता है वहां पे। सागर मतलब समुंदर, अब माथा मतलब मस्तक, तो जिसके माथे से समुंदर निकलता हो उसे बोलते हैं किस भगवान को? शिव भगवान को। तो ये उसको वहां पे नेपाल में, इसको जो है हम आपने चोटी समझते हैं, ज्योग्राफिकली या साइंटिफिकली आप मानते हैं, वहां इसको लोग ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है। किस भगवान को मानता है? शिव भगवान को। यही फरवरी जो मार्च है, होली का जो यही नहीं था, शिवरात्रि वगैरह चल रहा है, इसी में मेला लगता है भयंकर वहां पे। ये नहीं सोचना कि माउंट एवरेस्ट के पास, इसके आसपास का जो गांव है वहां पे, यहां से तो आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। अगला लिखिए एल्पस, ALPS, ये भी एक चोटी है। थोड़ा नॉलेज भी ठीक कर लो, जीके भी सही हो जाएगा भी और इंग्लिश भी सही हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे जो ऊंची पर्वतमाला है, हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स, वो कौन है? हिमालय। और दुनिया की जो सबसे, आप ध्यान रखिएगा, लंबी पर्वतमाला है, नहीं लंबी एंडीज है, एंडीज लिखो, ANDES, एंडीज। सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स क्या है? एंडीज। और सबसे जो बड़ी पर्वतमाला है, लार्जेस्ट, कौन सी है? एल्पस, जो यूरोप में है। कंफ्यूज मत करना, यहां से जीके भी आप अच्छा कर लो, और ये आपको जानना भी इंग्लिश में भी, क्योंकि आप, हाँ, तो क्या लगा उसके? दी एल्पस, दी एंडीज। ये हो गया सबसे ऊंची, हाईएस्ट, ये हो गया सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, ये हो गया सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा फैला है, यूरोप में है। अब एक आपको ये जानना, 4 पूछता है, ये सब पर्वतमाला है, आप समझ लीजिए। एक है सबसे जो भारत की जो पुरानी पर्वतमाला है, उसका क्या नाम है? अरावली। तो इस सबके पहले क्या लगाओगे आप? दो लगाओ, क्योंकि ये क्या है? रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इसके साथ लगा। लेकिन कभी भी दो माउंट एवरेस्ट कहोगे, कहोगे दो माउंट एवरेस्ट, कभी भी दो K2 कहोगे, कभी नहीं कहोगे। पिक्स के नाम के साथ दो का यूज नहीं करना। एक सेंटेंस लिख लीजिए, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाईएस्ट के पहले दो आएगा, वहां माथा मत लगाना, वो सुपरलेटिव डिग्री है। अभी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, अभी दो का यूज कंप्लीट थोड़ी हुआ है, ठीक है। लेकिन द माउंट एवरेस्ट किए हैं तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। आई बात समझ में? माउंट आबू भी क्या है? एक पिक का नाम है। गुरु शिखर क्या है? एक पिक का नाम है। जिनको नहीं पता है लिख लेना अपना, ये सब के साथ आप नौ का यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? कंप्लीट है। ग्रामर को आज इतना तक ही रहने दीजिए।